हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद फीलिंग में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के पहला चैप्टर जो कि भोजन यह कहाँ से आता है को पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, भोजन जो कि हम लोगों को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बहुत कि हमको भोजन के बिना जी ही नहीं सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? इसमें यहाँ तक जो पैराग्राफ है दोस्तों, यानी बच्चों, इसमें हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। जैसे कि हम लोग आज क्या खाएं या कल क्या खाएं, तो कुछ अलग अलग सेम चीज़ भी खा सकते हैं, अलग चीज़ भी खा सकते हैं। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? तो वही बोले कि कल और आज हम लोग अलग अलग चीज़ें भी खाए होंगे या सेम चीज़ भी खाए होंगे। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? यह सत्य है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। सुबह यानी कि हम लोग ब्रेकफास्ट में हम लोग अलग तरह का खाते हैं, लंच में यानी कि दोपहर का समय में हम लोग कुछ और भी खाते हैं, और रात्रि यानी कि डिनर में हम लोग कुछ और खाते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग खाए जाने वाले पदार्थ में, जिसमें कि हम लोग को एक्टिविटी 1 को करना है। एक्टिविटी 1 में क्या करना है दोस्तों? हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। देखिए दोस्तों, हमको क्रियाकलाप 1 में हमको इस लिस्ट को यानी इस सारणी को पूरा करना है। इस लिस्ट में हमको दिया गया है कि एक तरफ दिया गया हम लोग को दोस्तों का नाम लिखने है, दूसरी तरफ वो क्या खाते हैं, दिन भर में वो क्या खाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका होमवर्क रहा। एक तरफ आप लोग क्या कीजिएगा, लिस्ट में नंबर 1 कीजिएगा, दोस्तों का नाम लिखिएगा, वे दोस्त क्या खाते हैं। दूसरी तरफ दूसरे दोस्त वो क्या खाते हैं, तीसरे दोस्त। इस तरह से आप बहुत सारे दोस्तों का नाम लिख के एक लेफ्ट तरफ और दूसरी तरफ वो क्या क्या खाते हैं। हो सकता है कोई दोस्त चावल, मांस मछली खाया होगा, कोई दिन में आपका रोटी खाया होगा, सब्जी खाया होगा, कोई दिन में खिचड़ी खाया होगा। इस तरह अलग अलग चीज़ें भी वो खाए होंगे। अब दोस्तों हम लोग नीचे आ जाते हैं। इसमें हम लोग देखिए, केला के पत्ते में हम लोगों को इडली और सांभर का सुंदर सुंदर सा चित्र बना हुआ है। ये साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित भोजन है, इडली सांभर। बगल में आप मछली जो कि बंगाल में बहुत ही फेमस है, और यहाँ इधर नीचे आपका मांस। ये सारे भोजन हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? सोचिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो एक प्रकार का तो भोजन नहीं खाते हैं। अगर चावल खाते हैं तो चावल के साथ दाल, सब्जी, अचार भी खाते हैं, कभी कभी दही ले लेते हैं। अगर रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ सब्जी, दाल खाते हैं। तो यानी एक प्रकार की चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। और खाने की ये चीज़ें किससे बनी हैं? जैसे अगर सोच के चलिए, आप चावल को खा रहे हैं तो कच्चे चावल तो नहीं खाए होंगे, आप पके हुए चावल ही खाए होंगे। तो पके हुए चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 खाद्य पदार्थों यानी संघटकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आप सोचिए, जो पका हुआ चावल है उसको बनाने के लिए हमको 2 संघटक की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ संघटक का मतलब होता है कि कच्ची सामग्री, यानी कि किस चीज़ से हम लोग किसी आहार को बनाते हैं। पके हुए चावल हमारे लिए एक आहार हुआ, पकी हुई सब्जी हमारे लिए आहार हुआ। अब उनको बनाने के लिए हमको जो भी कच्चे सामग्री चाहिए उसको हम लोग संघटक कहते हैं। तो पके हुए चावल को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको कच्चा चावल चाहिए और आपको पानी चाहिए। तो ये 2 संघटक हमको पके हुए चावल बनाने के लिए चाहिए। तो पके हुए चावल की 2 संघटक हुई दोस्तों। अब आ जाते हैं दूसरी ओर, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ भोजन, जैसे कि आप यदि सब्जी को ही ले लीजिए, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सब्जी को बनाने के लिए हमको यहाँ पर 2 से अधिक संघटकों की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, इसी तरह से आप तीसरी आहार ले सकते हैं, दाल। दाल बनाने के लिए आपको कच्ची सामग्री के लिए आपको कच्चे दाल चाहिए, नमक, तेल, हल्दी और मसाले भी जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह खीर बनाने के लिए आपको आपको चावल चाहिए, कच्चा चावल, दूध, आपको चीनी, फिर आपको काजू किशमिश भी की जरूरत पड़ सकती है।
या नहीं भी लेंगे तो आपका हो जाएगा। उस तरह खिचड़ी बनाने के लिए आपको कई खाद्य सामग्री यानी कि संगठकों की जरूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्रियाकलाप 2 में। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए। देखिए एक्टिविटी 1 में यानी कि सारणी 1.1 को आप पूरा किए होंगे, इस काम का होमवर्क रहा था। उसमें आपको क्या करना है, उसमें से जो खाद्य पदार्थ दोस्तों ने खाए होंगे उनको हमको क्या करना है, छांटना है। उनमें से कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ दोस्तों ने खिचड़ी खाया होगा, कुछ दोस्तों ने आपका थेपला खाया होगा सब्जी, कुछ ने चावल और सब्जी खाया होगा दाल। इस तरह से आपका उसको छांटना है और लिस्ट तैयार करना है। और एक्टिविटी 2 को हम लोग को क्या करना है, सारणी 1.2 को पूरा करना है। देखिए हम यहाँ पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को जोड़िए। देखिए यहाँ पर क्या क्या कुछ खाद्य पदार्थ है, कुछ आहार है, और उनको बनाने के लिए क्या क्या संघटक यानी कच्ची सामग्रियां चाहिए उसको राइट साइड में दिया हुआ है। कुछ नमूने के तौर पर कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा कि आपका रोटी हो गया, चपाती हो गया, तो उसको बनाने के लिए आपको कच्चे सामग्री यानी कि आपका संगठक के रूप में आटा चाहिए होगा, जल चाहिए होगा। उस तरह दूसरी जो खाद्य पदार्थ है दाल है, दाल को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, कच्ची सामग्री के रूप में दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले चाहिए होंगे। इसी तरह दोस्तों आप इस लिस्ट को लंबी बढ़ा सकते हैं और भी आप खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। जैसे खीर ले सकते हैं, खीर को बनाने के लिए आपको कच्चे चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, काजू किशमिश चाहिए। उस तरह खिचड़ी बनाने के लिए आपको कच्चे चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक, आपका मसाले और अन्य सब्जियां भी चाहिए। इस तरह से और भी खाद्य पदार्थ लेफ्ट साइड में लिखिएगा। दूसरी तरफ उसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए। तो ये हुआ आपका एक्टिविटी 2 जिसमें कि आपको सारणी 2 में पूरा करना था। अब आप लोग दूसरे पेज में आ जाते हैं दोस्तों। दूसरे पेज में हम देखिए क्या पढ़ते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा 1 में चर्चा कीजिए। हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अब खुद सोचिए, कुछ आहार ऐसे होंगे जिसमें कि हम लोग एक समान रूप से कुछ खाद्य पदार्थ को रिपीट करते हैं, यानी उसको दोनों के लिए कॉमन होंगे। जैसे कि अगर चावल, कच्चे चावल से हम लोग खीर भी बना सकते हैं, दूध और चीनी मिलाकर। कच्चे चावल से हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं जिसमें कि हमको सब्जियां, दाल भी चाहिए होंगी। उस तरह कच्चे चावल से सिंपल चावल यानी कि पके हुए चावल बना सकते हैं जिसमें कि केवल पानी चाहिए होंगे। यानी कि पके हुए चावल, खिचड़ी और खीर में हमको या कॉमन यानी कि एक समान खाद्य सामग्री क्या है, चावल। तीनों में हमको चावल की जरूरत पड़ी है, यानी कुछ व्यंजनों में कुछ चीजें समान होती है। उसी तरह से आप रोटी, आपका थेपला और पूड़ी बनाने के लिए आपको एक कॉमन खाद्य सामग्री चाहिए। कॉमन का मतलब इन तीनों में समान है, उसके लिए आपको आटा की जरूरत पड़ेगी। अब बाकी अलग बात है कि आप इसमें की अन्य चीजें क्या ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कि ये जो संघटक है वो कहाँ से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी भोजन खा रहे हैं उसको बनाने के लिए जो भी कच्चे सामग्री चाहिए, वो कच्चे सामग्री हमको डायरेक्टली कहाँ से मिलता है। तो वो कच्चे सामग्री हमको कहाँ से मिलता है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, यानी खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य सामग्री जैसे कि फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाइए। हमारे लिए कुछ बहुत आसान हो सकता है। आप खुद ही सोचिए कि आपका फल और सब्जी आपको कहाँ से मिलती है। निश्चित रूप से आपको पौधे से मिलता है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की अनेक पंक्तियां देखी होगी। तो देखिए दोस्तों, गेहूं और चावल हमको पौधे से ही मिलती है, और उनका जो पंक्ति है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है गेहूं और धान की पंक्तियां, मतलब एक लाइन बाय लाइन आपका खेतों में उसको क्या किया था, खेती किया जाता है। धान का खेत है यहाँ पर। उसके बाद धान का खेत के बाद जो हमको धान तैयार हो गया, धान पक गया, तो उसको बैलगाड़ी से यहाँ पर यहाँ गेहूं का परिवहन हो रहा है, यानी गेहूं को तैयार जो गेहूं उसको हमको ले जाए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है, खेतों से घर की ओर ले जाया जा रहा है। तो ये जो गेहूं है और जो धान, ये दोनों का स्रोत आपका क्या है, पौधा। और लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमको पौधों से नहीं मिलता है, हमको जानवरों से मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि हमको शहद भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वो बात अलग है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो पौधों यानी फूलों के रस से शहद को बनाता है, लेकिन हमको तो डायरेक्टली शहद मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है।
इस तरह से हम लोग शहद का स्रोत पौधे नहीं समझकर जंतु को समझेंगे, यानी कि मधुमक्खियों को समझेंगे। तो यहाँ तक हमको समझ में आया कि दो प्रकार के स्रोत हुए हमारे भोजन के। एक तो हो गया आपका पादप स्रोत यानी पेड़ पौधे, जिससे हमको फल अनाज मिलते हैं, गेहूं चावल मिलता है। और दूसरे प्रकार के स्रोत यानी कि जंतु स्रोत, यानी कि वो दूध अंडा मुर्गा मछली, जिससे हमको की मिलता है। शहद भी हमारे लिए जंतु स्रोत ही हुआ। अब आ जाते हैं दोस्तों एक्टिविटी 3 यानी क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। अब देखिए, हम लोग अभी तक जो भी खाद्य पदार्थ है उसको खाएं, उनका स्रोत जानने का प्रयास कीजिए कि हम लोग जो भी खाते हैं उसका स्रोत क्या है, मैंने उसको बनाने के लिए जो खाद्य सामग्री वो कहाँ से मिला है। तो कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिया गया है, कुछ और उदाहरण इसमें जोड़ना है। इसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष निकलता है पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न यानी कि अनाज, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। यानी पौधे से हमको क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है हमको अनाज यानी अन्न, सब्जी मिलता है, फल और सब्जियां भी मिलती है। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, अंडा, दूध, मांस, अंडे, अन्य जानता उत्पाद मतलब जंतु उत्पाद। गाय बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ समान उदाहरण है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद मतलब दूध से बनने वाले कोई भी चीजें। पनीर हो गया दुग्ध उत्पाद, दही भी दुग्ध उत्पाद है यानी कि डेयरी प्रोडक्ट। मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, ये सारा क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है। आप देखिए आप क्या करना है हमको दोस्तों, सारणी 1.2 को पूरा करना है, जैसे कि हमारा एक्टिविटी है 3 है। तो सारणी 1.3 में क्या हुआ? तो लेफ्ट 3 तरह का आपका इसको सारणी को बांटा गया है। एक तरफ है आपका इडली मतलब खाद्य मध्य, बीच में खाद्य सामग्री, और तीसरा में स्रोत। खाद्य मध्य मतलब खाद्य पदार्थ, जैसे इडली हो गया, एक आहार हुआ। तो इडली बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री के रूप में चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक और जल चाहिए। तो ये 4 खाद्य सामग्री यानी कच्ची सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी इडली बनाने के लिए। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? चावल हमको पौधे से मिलता है, यानी उनका चावल का स्रोत आपका पौधा हो गया। उड़द का दाल के लिए भी हमको पौधा, उसका स्रोत भी पौधा हो जाएगा। नमक ना ही पौधे से मिलता है, ना ही हमको जानवर से मिलता है, ये हमका समंदर का पानी से मिलता है। जल, ये भी हमको ना ही पौधे से मिलता है ना ही जानवरों से, ये हमको कहाँ से मिलता है? नल से, कुएं से मिलता है, या जल के कोई स्रोत से मिलता है। अब आ जाते हैं दूसरे खाद्य पदार्थ यानी दूसरा आहार, चिकन करी, जो कि एक मांसाहारी खाना है। मतलब कुछ मांसाहारी जो हो सकता है शाकाहारी या नहीं खाएंगे इसको, चिकन करी को। तो चिकन करी को बनाने के लिए चिकन, मसाला और तेल, घी या और जल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि चिकन करी को बनाने के लिए ये 4 खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए, चिकन को बनाने के लिए हमको चिकन तो एक जंतु है, यानी उसके लिए हमको जंतु स्रोत चाहिए। चिकन यानी कि मुर्गा। मसाला जो कि हमको पौधे से मिलता है। तेल हमको पौधे से मिलता है, लेकिन घी हमको जंतु से मिलता है, जैसे गाय के दूध से घी बनता है। जल हमको जल के स्रोत जैसे कि नल या कुआं हो गया, उससे मिलता है। अब खीर तीसरा आहार हुआ। खीर हमको बनाने के लिए हमको दूध, चावल और चीनी चाहिए। और दूध हमको कहाँ से मिलता है? दूध एक जंतु उत्पाद है। हालांकि शाकाहारी लोग भी इसको खाते हैं, लेकिन ये जंतु उत्पाद है, एनिमल प्रोडक्ट हुआ दूध। चावल हमको पौधे से मिलता है, यानी कि ये पादप उत्पाद हुआ। और चीनी हमको कहाँ से मिलता है? चीनी हमको ये हमको पौधे से मिलता है, गन्ने के पौधे से, ईख से हमको चीनी मिलता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अगले पेज पर, कि देखिए घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं? तो दोस्तों देखिए, दूध देने वाले कुछ सामान्य जंतु क्या होते हैं? बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया। तो कुछ जंतु ऐसे हैं इनके अलावा कोई जंतु का नाम? हाँ, एकदम ऊँट भी दूध देता है, और उससे भी उसको भी सेवन किया जाता है आपका पीने के लिए। तो अब आ जाते हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ दोस्तों, कि पौधे के रूप में हम भोजन के रूप में पौधे के कौन सा भाग को खाते हैं, और जंतु उत्पाद। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। मतलब पौधे के ऐसे 2 मुख्य स्रोत हुए आपका, भोजन के 2 मुख्य स्रोत हुए, पौधे और जंतु। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं?
हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम लोग जड़ को भी इस्तेमाल करते हैं। कभी तना तो कभी पुष्प पुष्प यानी फूल ही हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और सीताफल यानी कि काशी फल भी जिनको बोला जाता है, के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। आप लोग खाए होंगे काशी फल को। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, चावल की पिट्टी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाते हैं। कुछ यहाँ पर हम लोग क्या किए, फूल को ही भोजन के रूप में इस्तेमाल किए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। मतलब कुछ पौधा ऐसे होते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग को हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों का बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, जबकि इसकी पत्तियां से हमको साग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सरसों एक ऐसा पौधा है जिसके 2 भाग को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज से हमको तेल मिल गया और उनके पत्तों से हमको साग मिल गया, यानी साग बना सकते हैं उसके पत्तों को। तो 2 तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? हाँ, केले का कली को भी खाया जाता है, यानी फूल के बनने के पहले। और उसके बाद आपका केले के फल को भी खाया जाता है। तो इस तरह केले के भी 1 से अधिक भाग को खाया जा सकता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। आप दोस्तों, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में 2 या 2 से अधिक भाग खाया जा सकता है? हाँ, तो जैसे आप सहजन का पौधा सुने होंगे। तो सहजन का जो पौधे की हमको पत्तियां भी इस्तेमाल करते हैं। उनके हम लोग जो सूटी जिसको बोलते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर सहजन के फूल को भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यानी 1 से अधिक भाग को खा सकते हैं हम लोग सहजन के पौधे की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पौधे का एक चित्र, खूबसूरत सा चित्र दिया हुआ है, इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। ये हुआ पुष्प, ये हुआ फूल, ये हो गया आपका फल, उसके बाद आपका तना यानी कि स्तंभ हो गया, पत्तियां हो गई, और उसके बाद नीचे में आ गया जो जमीन के अंदर में रहता है, प्राथमिक मूल, यानी मूल मतलब होता है जड़, द्वितीयक मूल वो भी जड़। तो इस तरह से पौधे के 2 तरह का सिस्टम हुआ। एक जमीन, ये हुआ जमीन आपका धरती के नीचे को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम यानी कि मूल तंत्र, और आपका ऊपर वाले तंत्र को प्रवाह तंत्र यानी कि तना तंत्र बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से पौधे का चित्र हुआ दोस्तों। इसमें से हम लोग किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का पौधे का फूल को इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, किसी के फल को, किसी का दोनों को, किसी के हम लोग तने को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जी बनाने के लिए, किसी की कलिका को और किसी के जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन के रूप में। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर पहले जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई स्रोत है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हम लोग जो भी खाते हैं हमको या तो पौधे से मिलता है या तो हमको जानवरों से मिलता है। तो क्या इन दोनों के अलावा भी कोई ऐसा स्रोत है जो हमारे लिए भोजन हो सकता है? तो दोस्तों इसको हम बता देते हैं कि इसके लिए हम लोग, आप मशरूम को सुने होंगे, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो मशरूम, आपको क्या लगता है मशरूम पौधा है? मशरूम पौधा नहीं है दोस्तों। मशरूम ना तो पौधा है ना ही जानवर है आपका। मशरूम आपका फंजाई जगत का एक फंजाई जगत का एक जीव है। ऐसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी जीव 5 तरह के हो सकते हैं, मतलब जीवों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। उनमें से आपका एक तो जंतु हो गया, एक आपका पादप हो गया यानी पेड़ पौधे, एक फंजाई होता है, एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा। तो 5 प्रकार का जीव होता है। उनमें से आपका फंजाई जगत में आते हैं कौन? मशरूम। तो मशरूम हुआ ना इसका आंसर, कि पौधे और जंतु के अलावा कोई स्रोत। अब हम लोग दोस्तों एक्टिविटी 4 की ओर बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4 की ओर बढ़ते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी इतना के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए इसमें भी हमको एक लिस्ट बताया गया। एक तरफ है आपका बैंगन का भरता, यानी खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संघटक और पौधे के भाग जो हमको खाते हैं। तो बैंगन का भरता, तो बैंगन का भरता काम का बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक आहार हुआ। बैंगन का भरता क्या हुआ? एक आहार, एक भोजन हुआ, पका हुआ भोजन। उसको बनाने के लिए हमको बैंगन चाहिए, मिर्च चाहिए मसाले के रूप में,
या कोई अन्य चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि अदरक हो सकता है, आपका काली मिर्च हो सकता है। और इनको बनाने के लिए जो बैंगन इस्तेमाल किए, बैंगन क्या है, पौधे का कौन सा भाग है, तो बैंगन पौधे का फल भाग है। उसी तरह से हम लोग उसको, उसके लिए हम लोग तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मूंगफली हो गया या सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे का तेल। तो तेल का स्रोत क्या हो गया वो दोस्तों, तेल हमको बीज से मिलता है। तेल जैसे सरसों के तेल के लिए हमको सरसों का बीज, मूंगफली के तेल के लिए मूंगफली का बीज, इस तरह सोयाबीन का तेल के लिए हमको सोयाबीन का बीज की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से दोस्तों क्या कर सकते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ को यहाँ लिस्ट में भर सकते हैं इस सारणी में, और उनके संघटक यानी कि स्रोत, और एक हिसाब से स्रोत हुआ, लेकिन इस स्रोत को पौधे का कौन सा भाग से हमको प्राप्त होता है उसको यहाँ पर आपको फिल करके इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका होमवर्क रहा। जैसे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया खिचड़ी हो गया, तो खिचड़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, खिचड़ी बनाने के लिए आपका चाहिए, आपका कच्चे चावल चाहिए, जो कि आपको कहाँ से मिलता है, पौधे का कच्चे चावल चाहिए, जो कि कहाँ से मिलता है, चावल आपका क्या हुआ, बीज हो गया। उस तरह आपका सब्जी चाहिए, तो सब्जी के लिए आपको सब्जी क्या हो गया, सब्जी एक हिसाब से सब्जी भी फल हुआ। आप थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जनरली जो पौधा होता है, तो पौधा का हम लोग बोलते हैं क्या क्या होता है, पौधे में फूल होता है, पौधे में आपका पत्तियां होती है, ठीक है। आप इसमें पौधे के भाग के हिसाब से सोचिए। जैसे अगर हम बोले बैंगन सब्जी है, ठीक है, सामान्य भाषा में वो सब्जी है, लेकिन बैंगन का जो हम लोग हिस्सा खा रहे हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा हुआ, तो पौधे का वो फल वाला हिस्सा हुआ। तो उस हिसाब से सोचिएगा यहाँ पर फल या सब्जी। फल और सब्जी हमारा सामान्य शब्द है, लेकिन अगर हम लोग सब्जी भी एक हिसाब से फल ही हुआ ना, क्योंकि पौधे का फल वाला भाग हुआ, भले हम लोग सब्जी बनाए। आ जाते हैं फिर से दोस्तों हम लोग, तो इस लिस्ट को पूरा कीजिएगा, आपका होमवर्क रहा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी। अब दोस्तों देखिए हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो बूझो है वो पहेली को थोड़ा सा सतर्क करवा रही है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहली अनजान पौधे के पत्ते को अपने मुंह में भर रही है, और उसको चख कर देखना चाहते हैं वो कैसा लगता है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों, क्योंकि अनजान पौधे को हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक उसके बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि हो सकता है वो जहरीला हो, हमको तो पता नहीं है। कुछ पौधे की पत्तियां खाई जा सकती है, लेकिन जो अनजान पौधे हैं हमको तो पता नहीं है कि वो खाई जा सकते हैं कि नहीं, इसलिए वैसे भी हो सकता है। इसलिए अनजान पौधे को हम लोग पहले उसके बारे में जान लें, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। क्रियाकलाप 5, मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। जैसे देख लिया, सूखे बीज लेना हमको। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए उसे छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट आहार तैयार हो जाता है। एक स्वादिष्ट आहार तैयार हो जाता है। यहाँ तक हम लोग रीड कर लिए हैं दोस्तों। देखिए हमको क्या करना है, हमको कुछ सूखे बीज लेना है, जैसे कि मूंग हो गया, आपका चना हो गया, उसको पानी में डाल देना है और अगले दिन क्या करना, हमको उसको निकालना है। और पानी में निकालने के बाद क्या करता है, फूल जाता है। उसको अब गीले कपड़े में हम लोग उसको बांध के उसको अगले दिन के लिए रख देना है। तो 1-2 दिन के अंदर देखिएगा दोस्तों, उससे क्या होता है, बीज अंकुरित हो गया, यानी बीज में कुछ सफ़ेद तरह की संरचनाएं निकलती हुई दिखेंगी, जिसको हम लोग अंकुरन कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि बीज अंकुरित हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, आप लोग किए भी होंगे, अपने घर वाले की हेल्प से भी कर सकते हैं, अपने मम्मी और पापा की हेल्प से। देखिए यहाँ पर चना का अंकुरित बीज कुछ इस तरह से दिखता है, और आपका मूंग का अंकुरित बीज कुछ इस तरह से दिखता है। सॉरी, मूंग का अंकुरित बीज कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों।
क्या आप जानते हैं कि, हाँ यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट। ये अंकुर जो अंकुर तैयार हुआ दोस्तों, ये जो अंकुर आपका मूंग का अंकुर और आपका ये सॉरी आपका चना का अंकुर, इसको धोकर हम लोग खा भी सकते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा भी सकते हैं, इसे उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। मसाले मिलाने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से टेस्टी भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अंकुरित बीजों को, यानी कि मूंग के बीज को और आपका चने के अंकुरित बीज को, हम लोग जनरली झारखंड बिहार में इसको घुगनी बोलते हैं। इनकी जो सब्जियां बनाई जाती हैं मसाले के साथ। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? आप सोचिए, या यह कैसे उत्पादित होता है, या इसको कैसे बनता है? क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन्न भिनाया करती है? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्षा के केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करता है, उनको साल के हर समय में, यानी हर एक समय में उनको फूलों से रस नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं मधुमक्खियां कि कुछ समय, जिस समय में उनको फूलों से रस मिलता है, उनको इकट्ठा करके अपने छत्तों में वो जमा कर लेती हैं, कुछ इस तरह से, और जिसको हम लोग शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मीठे रस फूलों से इकट्ठा करती है उसको हमको क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? उनको हम लोग कहते हैं मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद। और जैसे कि यहाँ पर ध्यान से आप छत्ते को देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि मधुमक्खियाँ पूरी तरह से चिपकी हुई है, और बगल में छत्ते निकलने के बाद जो इस्तेमाल करते हैं, इसी के अंदर आपका शहद का रस भरा हुआ होता है, जिसको आप लोग निचोड़ के शहद निकाल सकते हैं। वास्तव में देखें तो वास्तव में जो शहद होती है, पहले क्या करते हैं मधुमक्खियाँ, फूलों से रस इकट्ठा करके उसको अपने चूस लेता है, वो खुद खा जाता है, और उसको खाकर पचाकर अपने पेट में, उसके बाद वो निकालता है और अपने छत्तों में जमा कर लेता है। यानी कि एक हिसाब से शहद मधुमक्खियों के पेट से पचकर निकलने वाला एक पदार्थ हुआ, जिसको हम लोग शहद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मीठा और सेहतमंद भी होता है शहद। तो दोस्तों, अब यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। और जंतु क्या खाते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ? जंतु क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। अभी तक तो हम लोग क्या कहें समझ गए, जानवर क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? तो आप खुद सोचिए कि गिलहरी को खाते हुए देखें, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को। आप देखिए दोस्तों, अगले पेज में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखें एक चित्र में गिलहरी क्या कर रहा है, भोजन कर रहा, कुछ खा रहा, शायद लग रहा, ध्यान से कुछ खा रहा, इसको देख सकते हैं। गिलहरी अखरोट खाते हुए, क्या खा रहा है दोस्तों यहाँ पर गिलहरी? अखरोट। क्रियाकलाप 6, सारणी 1.1 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जंतु लिखा है दोस्तों, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देखिए, भैंस क्या खाता है? एक तरफ है जीव का नाम, दूसरा तरफ खाया जाने वाला भोजन। सबसे पहले एग्जाम्पल है भैंस। भैंस क्या खाता है दोस्तों? घास खाता है, खली खाता है, भूसा, अनाज या पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु खाते हैं, पक्षी खाते हैं और दूध खाता है। दूसरा चूहा क्या खाता है? चूहा भी क्या खाता है? चूहा भी हमारे लिए घर के भोजन को भी खाता है, हमारे जो घर में भोजन होते हैं उसको भी चोरी कर खाता है। शेर आपका क्या करता है? दूसरे जानवरों, यानी दूसरा जो शाकाहारी जानवर, जैसे कि आपका बकरी हो गया,
मतलब जंगली हिरन हो गया, आपका जैबरा हो गया, तो जितने भी शाकाहारी जानवर है उसको शेर खाते हैं। बाघ भी यही इस्तेमाल करते हैं दूसरे शाकाहारी जानवर को अपने भोजन के रूप में। आपका मकड़ी, मकड़ी क्या करता है, वो कीड़े को खाता है। छिपकली भी कीड़े को खाते हुए देखे होंगे आप, छिपकली को कोई कीड़ा खाता होगा। छिपकली क्या खाती है, कीड़ा। उस तरह गाय, गाय भी घास खाती है, आपका चारा खाती है। इस तरह से आप लिस्ट को पूरा कर सकते हो। तो मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य तो सब चीज़ खाता है, पेड़ पौधे की चीज़ भी खाते हैं और हम लोग जंतुओं की चीज़ भी खाते हैं। पेड़ पौधे की चीज़, फल अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। फिर आपको मांस मछली भी, अंडा भी खाते हैं मनुष्य। तितली क्या खाती है, तितली भी आपका कीड़े वगैरह खाते होंगे, सॉरी तितली फूलों के रस को इस्तेमाल करती है अपने भोजन के रूप में। कौवा क्या करता है, कौवा वो भी अनाज खाता है, रोटी खाता है। इस तरह अन्य और भी बहुत सारे जानवर बहुत सारा कुछ खाते हैं दोस्तों। कौवा, हालांकि यहाँ पर कौवा क्या है, एक सर्वाहारी जीव है, यानी कि दो हर एक हम लोग की तरह ही कौवा भी है, जो दो तरह के भोजन खाते हैं, पौधे से भी और जंतुओं से भी। अब दोस्तों क्रियाकलाप 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों को ध्यान से क्या करना है इसमें, ये जो और यहाँ पर एक सारणी 1.6 दिया गया, एक तरफ है शाकाहारी जंतु, एक तरफ मांसाहारी, एक तरफ सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु क्या हुआ दोस्तों, शाकाहारी जंतु जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। शाकाहारी जंतु जो केवल पेड़ पौधों को ही खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु, जिसमें क्या होता है, बकरी हो गया, गाय, आपका हिरन, जबरा, हाथी, ये सब शाकाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी दूसरे शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जो जंतुएं हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ, ये सब मांसाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतु। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते हैं? हाँ, हम लोग खुद मनुष्य, जो पौधे को भी जंतु के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जंतुओं को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और मनुष्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी जंतु। मनुष्य के अलावा कौवे भी क्या करते हैं, पौधे के और जंतुओं के दोनों को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस प्रकार आपका चिंपैंजी भी सर्वाहारी जंतु हैं, यानी कि वो पौधे और जंतु दोनों की वस्तुओं को खाते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे कि शाकाहारी में गाय, इसको और लिस्ट को पूरा कर सकते हैं, गाय, बकरी, हिरन, आपका हाथी। मांसाहारी जंतु में शेर, बाघ, आपका गीदड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सांप, फिर आपका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाहारी जंतु में आपका क्या, जंगली कुत्ते। सर्वाहारी में आपका कौवा हो गया, मनुष्य इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाहारी में क्या, मनुष्य इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कौवा भी, ये सब भी आपका, कौवा तो दिया हुआ है, मनुष्य, चिंपैंजी। फिर तिलचट्टे भी आपका सर्वाहारी जंतु है, तिलचट्टे भी। तो यहाँ पर आपको लिस्ट को पूरा करना है दोस्तों, जो कि आपका रहा होमवर्क। आप पहले जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो सीधा बात, मनुष्य को किस वर्ग में रखिएगा, मनुष्य को हम लोग सर्वाहारी वर्ग में लेकर रखेंगे। कुछ मनुष्य भले ही शाकाहारी होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य सर्वाहारी जंतु हैं, यानी कि वो पेड़ पौधे और जंतुओं को भी खाते हैं। पेड़ पौधे से आप लोग फल अनाज को खाते हैं, जंतुओं के यानी कि दूध, अंडा, ये सब को खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी खाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हालांकि वेजिटेरियन मानते हैं, लेकिन वो आपका एनिमल प्रोडक्ट हुआ, यानी कि जंतु उत्पाद हुआ। अंडा भी खाता आदमी, मांस मछली, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी जंतु में, सर्वाहारी के लिस्ट में रखा जाना चाहिए। तो पहले का आंसर क्या हो गया, सर्वाहारी जंतु। पहले का आंसर क्या हो गया दोस्तों, सर्वाहारी जंतु। हाँ, अब आप दोस्तों क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, अब कुछ प्रमुख शब्द, जैसे कि संघटक, खाद्य, मकरंद, यानी कि हमको पता है मकरंद मतलब फूलों का रस, अंकुरित बीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव। अब दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के सारांश को पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारांश हम समझ सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या था।
भारत के विभिन्न प्रदेशों यानी अलग अलग राज्यों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। यानी देखिए, आपको पता है कि भारत एक विविधता वाला देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी विविधता है। यहाँ पर जाति में विविधता है, धर्म में, भाषा में विविधता है, हर एक तरह का विविधता है। यहाँ पर आपका इस तरह खाने का भी विविधता है, यानी भोजन में अनेक विविधताएं पाई जाती है। यानी अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। साउथ में इडली फेमस है, हमारा नॉर्थ इंडिया में चावल और क्या बोलते हैं, रोटी वगैरह फेमस है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। हो सकता है पौधे एवं जंतुओं के अलावा स्रोत जो आपको बताएं, मशरूम, जो कि ना तो पौधा है ना ही आपका जंतु है, ये फंजा जगत से आते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जिसके अंदर बकरी, गाय, भैंस, हिरन, हाथी ये सब आ जाते हैं। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं, बाघ आ जाते हैं, फिर गीदड़ आ जाते हैं, जंगली कुत्ते आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, जो पेड़ पौधे के भी वो चीज़ें खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग सर्वहारी जंतु कहते हैं। हम लोग खुद यानी मनुष्य भी सर्वहारी जंतु है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस को चाहते हैं, एजुकेशनल वीडियोस को चाहते हैं, और क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया दोस्तों, मज़ा आया, तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में उठा है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस को बनाने के। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।